स्वागत करते हैं आप सभी का पुनः एक बार एससी इंग्लिश क्लासेस विद यूट्यूब चैनल पे। और पिछली वीडियो आपने कंप्लीट करा है, किसके बारे में कंप्लीट करा है आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, चाउसर के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि जो पेपर फर्स्ट की अपनी जोर शोर से तैयारी थी वो तैयारी चल रही है और जल्द ही हम पेपर टू की तरफ भी रुख करेंगे। और जैसा मैंने वादा किया था वो मैं वादा पूरा करूंगा। और उम्मीद है कि आप सभी भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखेंगे, एक ऐसे मेहनती टीचर को बनाए रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट जारी रखिए। अब मैं फर्स्ट ईयर में जैसे आपकी मदद कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में भी वैसे ही बेहतरीन आपकी मदद करूंगा। चलिए शुरू करते हैं डीएच लॉरेंस के बारे में। इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, शॉर्ट में हम लोग इनको डीएच लॉरेंस कह के बुलाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल, देखो वर्सटाइल का मतलब क्या होता है कि एक आदमी जब अलग अलग रोल प्ले करे जिसमें ढेर सारे गुण हो, उसको वर्सटाइल, बहुमुखी कह सकते हैं, हिंदी में बहुमुखी। एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ मॉडर्न एज, आधुनिक इंग्लिश के यानी कि 1500 शताब्दी के बाद के, इनको एक बहुत ही प्रभावशाली लेखक माना जाता है, बहुमुखी लेखक माना जाता है। बेस्ट नॉन फॉर हिज नोवेल्स, उनको जाना जाता है उनके नोवेल्स के लिए। एंड लॉरेल वाज आल्सो एन अकम्प्लिश्ड पोएट, एक बेहतर पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एसेइस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे और ट्रैवल राइटर भी थे। ट्रैवल राइटर मतलब जो आजकल ये ब्लॉग चल रहा है ना, ब्लॉग, ये कंप्लीट ये ट्रैवल लॉग से बना है ब्लॉग। यानी कि पहले लोग घूमते थे ना, तो डायरी वगैरह में या अपनी यादों को समेट के रखते थे, उसी को आजकल हम लोग वीडियो में बना लिए हैं। ट्रैवल लॉग में से ट्रैवल हट गया और ब्लॉग बन गया। खैर, ये सारी चीजें हैं। लॉरेंस was born on September 11, 1885। लॉरेंस का जन्म हुआ था सितंबर 1885 में इन स्मॉल कोट माइनिंग विलेज, एक छोटा सा माइनिंग विलेज था जहां पे कह सकते हैं ना माइंस थे, कोयला वगैरह के, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो जगह का नाम है सेंट्रल इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड के सेंट्रल में, केंद्र में इनका जन्म हुआ था। फादर एक माइनर थे, वहीं माइनर माइंस में काम किया करते थे। एंड ही वाज इररिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट। उनके पिता क्या थे ना, पियक्कड़ थे, शराब पीने की आदत थी, जिसके कारण अपने प्रति के सॉरी फैमिली के प्रति वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। उनकी माता एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली एम्बिशियस वुमेन कह सकते हैं, जो तीव्र बुद्धि की और एम्बिशियस महिला थी। यानी कि एम्बिशियस किसको कहते हैं आप समझ ही रहे हैं, जिसके लाइफ में कोई टारगेट हो, गोल हो, उसके एम्बिशियस कहते हैं, लक्ष्यवादी कह सकते हैं। महिला थी जिन्होंने इनकरेज किया अपने बच्चों को क्या बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना, बियॉन्ड देयर रेस्ट, यानी कि जो उनका परिवेश था उस परिवेश से निकल के अपने बच्चों को एडवांस बनाने के लिए जो मेहनत होना चाहिए वो इनकी माँ ने किया था। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीएच लॉरेंस के लाइफ में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो वो योगदान रहा उनकी मम्मी का योगदान रहा, जिन्होंने सारा मेहनत करा था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाबूजी तो पियक्कड़ थे। आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टिव, यहाँ से यहाँ कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे डैश है, रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि जिस प्रकार उनका जो पर्यावरण था, जैसे महिलाओं के लिए होता है ना कि आप जिस वातावरण में है वहीं घिर के रहती है, बाहर नहीं जा सकती है। तो रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट के बजाय अपने बच्चों के प्रति इतना ज्यादा मेहनत करना, ये तो कोई माँ ही कर सकती है। सी पेड मोर अटेंशन टू आवर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के प्रति खूब ज्यादा ध्यान दिया करती थी। लॉरेंस वेंट टू नॉटिंघम हाई स्कूल बाय विनिंग स्कॉलरशिप, ये तो गरीब था लेकिन स्कॉलरशिप के दम पे ये पहुंच गया नॉटिंघम हाई स्कूल में। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में ही बिगेन टू वर्क एज ए क्लर्क इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में उन्होंने किरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया 16 साल में। आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स, उसके जो भाई थे उन भाइयों में से जब एक भाई की मृत्यु हो गई, बड़े भाई का, तो उसकी माता जो है ना दुख में डूब गई, सैंक इनटू ग्रीफ मतलब दुख में डूब गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन अब लॉरेंस, डीएच लॉरेंस के लिए डिवोटेड कर दी, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीफ, अपने दर्द के कारण। यानी कि जिसका बड़ा बेटा मर जाए तो फिर जो बच्चे हुए हैं उनके प्रति वो अपना जीवन समर्पित माँ या पापा कर ही देते हैं। दिस रिलेशनशिप इज एग्जामिन्ड इन डेप्थ इन लॉरेंस लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल सन्स एंड लवर्स। ये जो रिलेशनशिप था ना माँ का और इनके बच्चे का, उसको बेहतरीन तरीके से एग्जामिन किया गया, परखा गया है, जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था जिसका नाम था सन्स एंड लवर्स।
दिस नोवेल ऑल्सो फोकसेस ऑन इंडस्ट्रियलिज्म, ये किस चीज पे फोकस करता है, औद्योगिकवाद पे, एंड एक्सप्लोर्स, और किस चीज को बताता है, बैटल बिटवीन इंटेलेक्चुअल माइंड एंड द सेंसुअल बॉडी, जो युद्ध चलते रहता है कि इंटेलेक्चुअल माइंड के बीच में और एक सेंसुअल बॉडी, सेंसुअल बॉडी उनकी कह सकते हैं माता थी, इंटेलेक्चुअल माइंड में ये थे। एंड ड्राइंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस, उन्होंने सारी चीजें कहाँ से ड्रॉ करा, कहाँ से खींच के लिखा, अपने अनुभव से और जिस चीज से वो प्रभावित हुए थे उन सभी चीजों से। आफ्टर स्टडिंग हार्ड, बहुत कठिन पढ़ाई करने के बाद लॉरेंस बिकम अ टीचर, 1916 में टीचर बन गए। एंड बाय दैट टाइम, उस समय ही बिगेन राइटिंग पोएट्री एंड व्हाट वुड टर्न इनटू द व्हाइट पीकॉक, और उस समय टीचर जब बने 1906 में, तो उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया और उन्होंने लिखा पोएट जिसका नाम था व्हाइट पीकॉक, बड़ा फेमस है ये। फर्स्ट नोबेल, इनका पहला फर्स्ट नोबेल था। ही वॉज नॉट हैप्पी इन द कॉलेजिएट एटमोस्फियर, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे वहां वो हैप्पी नहीं थे, इसीलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय राइटिंग पे और लर्निंग पे बिताते थे अबाउट सोशलिज्म, समाज के बारे में सीखना। ग्रेजुएशन होने के बाद उनको एक जॉब मिला, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखा, समझ रहे हो ना। एंड सून वाज catapulted into London's literary circles, और तुरंत उनका नाम बेशुमार हो गया लंदन लिटरेरी सर्किल्स में, यानी कि लंदन के जो बड़े बड़े लेखक थे उनमें उसका नाम कैटेपुलेटेड हो गया, ठीक है ना, अंकित हो गया। हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर, उनकी माता का मृत्यु कैंसर से हो जाता है। सो उन्होंने एक राइटिंग लिखना शुरू किया, रचना जिसका नाम था पॉल मॉरल, एज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू हिज मदर रिलेशनशिप विथ हर। उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन लिखा, ये हटा देंगे, अपने माता के साथ जो उनका रिलेशनशिप था उसको लेकर के। लॉरेंस स्टॉप टीचिंग, लॉरेंस ने पढ़ाना छोड़ दिया बिकॉज उनको निमोनिया हो गया था। सून आफ्टर, यहां से ये वाली छोटी सी लाइन, ही मेट एंड हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ फ्राइडा, और उन्होंने टीचिंग छोड़ के जब आगे की जीवन बिताया तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था फ्राइडा के साथ, ये एक प्रोफेसर की वाइफ थी। उन्होंने उनसे शादी कर लिया 1914 में, लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण एंड सम स्ट्रेस और कुछ दबाव के कारण, ठीक है, देयर इंग्लिश जर्मन मैरिज, क्योंकि वो महिला जर्मनी की थी और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और शादी हो गई तो फिर तो वर्ल्ड वार एक उधर चल रहा था, 1914 यही ना समय था, 1918, और एक वर्ल्ड वार इनके बीच में चल रहा था, ठीक है ना। इसके कारण ही ट्रेवल थ्रू आउट यूरोप, वो अपनी पत्नी के साथ साथ पूरे यूरोप में घूमते रहे, और डायर फाइनेंशियल स्टेट्स, कह सकते हैं कि उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियल स्टेट खराब हो गया था। नेवरदलेस, कोई नहीं, उन्होंने एक प्रोफिलिक राइटर थे, प्रोफिलिक थे उस जमाने के, बेहतरीन, प्रोफिलिक माने बेहतरीन थे, उन्होंने ढेर सारे पोएम्स लिखे, रेनबो, वुमेन इन लव, ठीक है ना, ताकि पैसे आ सके, फिर वो अपना जीवन आगे बढ़ा सके। रेनबोज इरोटिक सब्जेक्ट, रेनबो जो कविता था ना उसमें एरोटिक ज्यादा सब्जेक्ट था, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी अभद्रताएं कह सकते हैं, अश्लीलता से भरा हुआ वो था। सब्जेक्ट मैटर लैंग्वेज वेर मेट हार्श क्रिटिसिज्म, और इस कारण इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, आलोचना सहना पड़ा। जैसे आजकल के भोजपुरी लोग नहीं है, गाना फेमस करने के लिए कुछ भी लिख दे रहे हैं, जितना गंदा से गंदा लिख लो फेमस हो जाएंगे, उसी प्रकार जो फेमस होंगे मतलब पैसे कमाने शुरू कर देंगे, तो उस प्रकार कुछ इनके जीवन में भी हुआ था। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज ब्लॉक्ड, और इस कारण इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक कर दिया गया। आज जिसको यूट्यूब से लोग उतार देते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं, उस समय ब्लॉक कर दिया गया। लॉरेंस अनहैप्पीली वेटेड आउट द एंड ऑफ द वॉर, अब अनहैप्पीली बेचारे दुखी थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वॉर खत्म होगा, और तब वो पब्लिश किया उन्होंने वुमेन इन लव इन 1920, वॉर खत्म होने के बाद पब्लिश किया। लेकिन 1920s वेयर स्पेंट ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप, ये 1920 का जो समय था ये पूरा यूरोप में घूमने में उन्होंने बिता दिया। उन्होंने अपनी राइटिंग लिखना शुरू किया, नोबेल पोएम्स लिखे, इवन उन्होंने बुक्स लिख दिया, किसके ऊपर, साइक्लो एनालिसिस के ऊपर। द ओनली, एक उनका एक बुक था जिसका नाम था, ये नाम था लेडी चैटरलीज लवर। अनदर नोबेल हैवली सेंसर्ड, बहुत बुरी तरह से रोका गया इसको, क्योंकि इसमें भी उन्होंने उसी एरोटिक सब्जेक्ट मैटर को लिखा था। अप्रोच द फेम एंड रेपुटेशन ऑफ हिज अक्लेम्ड अर्लियर नोबेल्स,
ठीक है ना? कह सकते हैं कि अप्रोच उन्होंने करा कि उनको फेम मिल जाए, उन्होंने उनको रेपुटेशन मिले, जो भी उन्होंने शुरू में नॉवेल्स लिखा था उसके कारण उनको फेमस हुए, शुरू में जो भी उन्होंने लिखा था, है ना? उनकी मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस से, जिसे जॉन केट्स मरे थे 1930 में। आगे देखिए, रियली हिज कंट्रीब्यूशंस कैन नॉट बी फॉरगेट, उनके कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जा सकता है इंग्लिश लिटरेचर में। एंड रॉल लॉरेंस इज अ मेमोरेबल नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जीवन में बड़ी सारी परेशानियां उनको आई, ठीक है ना? वही बात है कि एक स्त्री ने भी इनके जीवन को बदल दिया, और होगा भी। ये जो स्त्री के चक्कर में पड़े थे, और लेडी विवाहित महिला थी, और इसके चक्कर में ये बेचारे लास्ट में डेथ भी कर गए, दर दर भटकते रहे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और पढ़ाई को जारी रखें। और आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, कि जिस प्रकार मैं पूरी तरीके से आपके प्रति मैं समर्पित हूँ, डेडिकेटेड हूँ, कि जो मैंने वादा किया है वो मुझे वादा निभाना पड़ेगा। नहीं तो जो भी चंद बच्चों का, चंद ही हम कह रहे हैं, पता नहीं भविष्य में अगर प्रगति होती है मेरे यूट्यूब चैनल की तो और भी बच्चे जुड़ेंगे, अभी तो चंद लोग ही हैं। तो मैंने जो भी प्रॉमिस किया था, डेडिकेटेड हूँ, उसको 100% मैं पूरा करूंगा। अगर एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाए तो मैं नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप खुद से भी स्टडी कर सके, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आपको ये करना है कि थोड़ी सी आप भी डेडिकेशन दिखाओ, और जितना हो सके चैनल को अपने शेयर करो, अपना चैनल समझ के, कि जो इंसान, जो बंदा इतना मेहनत कर रहा है, उसको बदले में आप क्या गिफ्ट दोगे, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।